दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में नेपाल का जीडीपी अगर हमारे पास जो कुछ लेटेस्ट फिगर्स देखे जाएं तो उसके हिसाब से 30-31 बिलियन डॉलर के आसपास का जीडीपी फिगर है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं डेट टू द जीडीपी, और डेट टू जीडीपी जो है वो थोड़े थोड़े से बढ़ने की उम्मीद हो रही है। जहां जीडीपी की ग्रोथ जो है 2020 के साल में 2.3 और अगले साल जो है वो देखा जाए तो 2021 के अंदर 3.1 होने की संभावना है, जो कि काफ़ी कम है। और इन्फ्लेशन रेट भी 6.5% के आसपास दोनों सालों में रहने की संभावना है, जो एक बेंच होल्ड होता है, बेंच मार्क होता है, उससे करीब करीब 1 से 1.5% ज़्यादा है। यहाँ पर अब जीडीपी जो डेट है वो जो रेशो है इस टाइम 31.80% होने की संभावना है 2021 में, यानी कि अब जो 15 जुलाई से इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2020-21 का, और 21-22 के अंदर इसका 35% होने की संभावना है। हालांकि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा जो थ्रेशहोल्ड हैं उनके तो नीचे है, लेकिन चूंकि छोटी इकॉनमी है तो छोटी इकॉनमी के अंदर इतना पैसा भी अगर कर्जे में चला जाता है डेट सर्विसिंग में, तो फिर बाकी ज़्यादा कुछ बच नहीं पाता है। अब जैसे कि मैंने जब बजट इनका आपका काउंट करके बताया था तो करीब करीब 1,45,000 करोड़ रुपये के करीब का यह बजट था देखा जाए तो, और बहुत बड़ा बजट नहीं है। उसमें करीब करीब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम या 45% बोरोविंग्स के रूप में है, एक्सटर्नल बोरोविंग्स और इंटरनल बोरोविंग्स मिला के है। तो यहाँ पे ये काफ़ी दरअसल क्या इस साल क्योंकि अब कोरोना है तो इंडस्ट्री बंद है, तो जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो भी नहीं आया, प्लस टूरिज़्म से जो रेवेन्यू आना था उस पर भी नुकसान हो गया, होटल इंडस्ट्री का भी नुकसान हो गया, और आम इंडस्ट्री के बंद होने से क्या हुआ कि जो जीडीपी फिगर्स बिल्कुल ही नीचे गर्त में आ गए। क्या किया जा सकता है, आपका भी दोष नहीं है उसमें। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन तो करीब 3 करोड़ के आसपास है। जीडीपी के फिगर्स 2019 के जो नॉमिनल है बेसिकली वो 29.81 है। हम उसको 30-31 के हिसाब से गिनेंगे, 30-31 के बिलियन डॉलर का उसका जीडीपी है। और साथ में अगर पीपीपी के हिसाब से देखें, परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से देखें, तो फिर ये जो जीडीपी हो जाता है करीब करीब 94 बिलियन का हो जाता है। आप इसको लगा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है। लास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी थी और कोरोना नहीं होता तो ग्रोथ अच्छी हो जाती थी, लेकिन अब संभावनाएं इनकी कम होनी शुरू हो गई हैं। पर कैपिटा इनकम जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो करीब करीब $1100 के आसपास है, बढ़ सकते थे। पीपीपी के हिसाब से ये $3300 हैं। मेरा अनुमान था कि $1100 थोड़ा सा कम है, शायद मुझे लगता है कि शायद $1200 के आसपास नेपाल के जीडीपी का पर कैपिटा इनकम जो हो सकता है कि ये शायद अपडेटेड डेटा नहीं, लेकिन डेटेड 2019 का है ये, तो अपडेटेड तो थोड़ा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज से उसका हो सकता है। जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है 27% का है, इंडस्ट्री का 13.5%, इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज जो है 59.5% का ये कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। अब अगर आगे बढ़ना हो तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के 13.5% से अगर 20% तक ले आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा। रेशो ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होती हैं। बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बांग्लादेश का जो मैन्युफैक्चरिंग है वही 28-30% के आसपास है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है। अगर आप अमेरिका का भी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो हार्डली 12-14% ही, इससे ज़्यादा नहीं है। इंडिया में भी 15%-16% के आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना इतना आसान नहीं रहता है। इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता वाला बात है, 6% से ऊपर लगातार चल रहा है, और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। बिलो द पॉवर्टी लाइन इस टाइम करीब करीब 15% की पॉपुलेशन है नेपाल की, जबकि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर यही जो गिनती है 22.5% और करीब 20% की है। तो ये वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा बहुत कम है, 0.43 का, एक काफ़ी नीचे है। और हालांकि उसके बाद 0.579 का भी एक फिगर्स हैं, लेकिन अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 150 के आसपास, 147 के आसपास जो रैंकिंग्स हैं, तो ये रैंकिंग बहुत लो है वहाँ पे देखा जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं कंपेरेटिवली, जो कि इंडिया के अंदर है या बाकी कुछ कंट्रीज़ में साउथ एशिया में है, तो उसके मुकाबले नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्योंकि
गेनफुल जो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा टूरिज़्म है और कारपेट, टेक्सटाइल, राइस प्रोडक्शन है, जूट है, शुगर है, ऑयल सीड्स हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं उनकी जो सीमेंट वगैरह बनते हैं, तो वो थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। 2020 का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था इनका करीब 94th है, काफ़ी कम है, 100 के आसपास। वो एक्चुअली अबव 50 रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे मालूम पड़ता है। एक्सपोर्ट्स जो हैं $1 बिलियन के आसपास अभी हो गए हैं वहाँ पर, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्पोर्ट्स बहुत हैं एक्चुअली। अब दिक्कत सारी ये है कि वहाँ पर एक मेजर जो उनका इंपोर्ट आइटम है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। अब उसको तो रिप्लेस किया नहीं जा सकता। इसके अलावा मशीनरीज़ है, इक्विपमेंट्स हैं, गोल्ड है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, मेडिसिन हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। जो मेन जो इंपोर्ट के पार्टनर्स हैं उसमें एक तो इंडिया भी है और चाइना भी है। इंडिया से बहुत इंपोर्ट है एक्चुअली, ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, 70% के, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है, चाइना का बढ़ गया है वहाँ पे। बाकी FDI भी वहाँ पे आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं उसको हम ये कह सकते हैं कि और ज़रूरत है। तो नेपाल को थोड़े से दरवाजे वहाँ पे थोड़े और खोले होंगे इंडस्ट्री के लिए, तो FDI ज़्यादा वहाँ पे आ पाएगा। जो डेट्स हैं मैंने आपको बताया कि 31 पॉइंट समथिंग के हैं, और वो अगले साल बढ़ के 35% हो सकता है डेट टू GDP रेशो। अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन चूँकि छोटी इकॉनमी है तो वहाँ पे फिर उसका जो पैसे बचने चाहिए बाकी डेवलपमेंट के लिए थोड़े से कम बचते हैं उसके अंदर, तो ये है उसके अंदर। तो फॉरेन के जो रिजर्व्स हैं वो उनके अच्छे, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेमिटेंसेस बहुत आ जाती हैं उनके पास। तो जब रेमिटेंसेस बहुत आ जाती हैं, और दूसरा उनको क्या है कि मेरे ख्याल से जो इंडिया के साथ उनकी जो पेट्रोलियम की जो डील है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो ख़रीदते हैं वहाँ पर, तो वो शायद वो रूपी टर्म के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, उसको डॉलर टर्म्स में नहीं करते हैं, तो वो चल जाता है उसके अंदर, वहाँ थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाता है। तो इस मामले में ख़ास तौर से टूरिज़्म से उनको काफ़ी इनकम हो जाती है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो डॉलर्स वगैरह खर्च करते हैं, तो वो एक मेन है। और दूसरा एक मेन स्टे जो है उनका, जो लेटेस्ट फिगर मैंने पढ़े थे, करीब 9-10% के आसपास जो पार्ट है उनकी इकॉनमी का ऑलमोस्ट रेमिटेंसेस से आता है। तो जितने भी नेपाल के भाई बहन अमेरिका, कनाडा, यूरोप या बाकी देशों में काम करते हैं, गल्फ़ में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है, या बाकी देशों में भी हैं, तो वो रेमिट करते हैं पैसे को, तो वहाँ से भी फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आता है। तो ज़रूरत के हिसाब से नेपाल का काम चल जाता है। लेकिन हाँ, आने वाले सालों के अंदर चूँकि टैक्सेस इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेट टू GDP बढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। तो ये था एक छोटा सा एक एपिसोड नेपाल की इकॉनमी के ऊपर। अपनी फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा। शुक्रिया आपका।